चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बारे में आपके सामने विस्तृत तरीके से मेक इन इंडिया का जो प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए वास्तविक अनुभव आपके सामने शेयर किए। रमेश चरण जी ने और डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाले जी ने भी उस पूरे चर्चा को और नए आयामों में मेक इन इंडिया का जो राजनीतिक प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव है, उसका जो सामाजिक प्रभाव है, उसको लेकर आपके सामने चर्चाएं रखी। इसके बाद हम पूरा एक सत्र को एक चर्चा में करना चाहते हैं। अगर आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है, साझा करना चाहता है या कोई सवाल भी पूछना चाहता हो सकता है बहुत लोगों को और भी, क्योंकि मेक इन इंडिया इतना जटिल बना के इस मोदी सरकार ने रखा था हमारे सामने, क्योंकि आंदोलनों के भी जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं को इसके खिलाफ बात करते वक्त भी उतना ज्यादा जानकारी नहीं बन पा रही थी। और हम में से और हमारे आदिवासी दलित समुदायों में से बहुत पढ़ा लिखा वर्ग जो अभी नया वर्ग उभर रहा है वो मेक इन इंडिया को एक अच्छा समझ कर उसके जुमलों के बीच फंस गया था। तो उनके भी कुछ शायद सवाल हो सकते हैं जो हम जाके उनको और आगे विस्तृत तरीके से बताएं। तो मैं आप सभी को विनंती करता हूं कि आप में से जो सवाल है या कुछ आप साझा करना चाहते हैं तो वो शेअर करें। जर कुणाला काही वेगळे प्रश्न असतील मेक इन इंडियाला घेऊन, विस्थापनाच्या प्रश्नांवर, विकास प्रक्रियेला घेऊन, कारण की आजही आपल्या खूप लोकांच्या अशा डोक्यात असतं की खदान आणि या प्रकल्पांमुळे विकास होतो, रोजगार येतो, हे सगळे प्रश्न खरंच सुटणार आहेत का? खरंच ह्या प्रकल्पांमुळे विकास होणार आहे का? खरंच रोजगार भेटणार आहे का? आणि स्थानिक जे जलजंगल जमीनचे मालक आहेत आदिवासी, त्या भागात राहणारे इतर लोक आहेत, खरंच त्यांचा विकास होणार आहे का? अशा संदर्भातले आपले काही पण प्रश्न असतील आपण कोणत्याही भाषेमध्ये विचारू शकता, मराठीमध्ये पण। आपके जो भी सवाल है आप अपने राज्य की स्थानिक भाषा में भी पूछ सकते हैं या अलग अलग राज्यों से साथी है तो वो हिंदी में करके उसको बता पाएंगे। तो आपको कोई भी सवाल है तो साथी सचिंदर आपके पास शेयर करेंगे। या आपको कुछ बोलना भी है या कुछ साझा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या मतलब किस प्रकार से हमें वो आंदोलन करना चाहिए सरकार के सामने जिससे कि वो नरसंहार में ना बदले, जिससे कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे आंदोलन का एग्जाम्पल दिए, लेकिन उसके बाद जो निष्कर्ष निकला आंदोलन का वहां पे यही देखा गया कि बहुत सारे लोगों को मारा गया, पीटा गया। तो हमें आंदोलन का कौन सा स्वरूप अपनाना चाहिए जिससे कि इस चीज को जो है रोका जा सके, या मतलब ऐसी चीज ना हो। आंदोलन का ऐसा कौन सा स्वरूप होना चाहिए जिससे कि सरकार विरोधी ये के ऊपर अगर सरकार या जिस भी शोषणकारी ताकत के खिलाफ वो आंदोलन हो रहा है, अगर वो हिंसा हो रही है तो वो गलती या वो रणनीति की गलती उस आंदोलन की नहीं है, वो उस शोषणकारी व्यवस्था की है जो उस आंदोलन को होने नहीं देना चाह रहा या उन प्रश्नों को सामने नहीं आने देगा। तो कई बार जब मुझे लगता है कि ऐसी कोई रणनीति ये नहीं हो सकती कि हमारे ऊपर रिप्रेशन ना आए। रिप्रेशन आएगा, उसके तरीके अलग अलग रहेंगे और उस आंदोलन को खत्म करने के भी हल ढूंढे जाएंगे। तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग उस आंदोलन को उतना प्रभावशाली बनाए कि वो सतत चलता रहे। दूसरा जो मुझे लगता है कि जैसे हमने आज सुबह कई ऐसे एग्जाम्पल सुने जो आप बोल रहे थे कि जिनमें हमने देखा कि लोगों के ऊपर मारपीट हुई, हिंसा हुई, पर हमने कई ऐसे भी सुने जब हमने देखा कि वहां पर लोग जिस चीज के लिए लड़ रहे थे उन्होंने कंपनियों को हराया। बस्तर में हम हमेशा जनसंहार की बात सुनते हैं, पर लोहांडीगुड़ा में टाटा कंपनी को वहां से जाना पड़ा, ये भी एक सच्चाई है। और ये उस आंदोलन की ही जीत है जहां पर बहुत रिप्रेशन भी हुआ है, पर सतत चलते हुए उस आंदोलन की ये जीत भी है। तो मुझे लगता है इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। बस एक ही चीज जोड़ना चाहूंगी कि देखिए, जब आंदोलन करते हैं, अगर जो भी जिम्मेवार और परिपक्व आंदोलन है वो पहले ये भी सोच लेता है कि क्या हो सकता है, और अक्सर लोग तैयारी के साथ जाते हैं, है ना। और नरसंहार, आप सड़क पर चलते कोई आपको ट्रक मार के जा सकता है,
आप लड़के भी जा सकते हो, है ना। तो ये जो चीजें हैं, जब लोगों की परिस्थिति इतनी जटिल हो जाती है कि वो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, हालांकि कोई भी आंदोलन कोशिश करता है कि हानि न हो, सब जन आंदोलन ये कोशिश करते हैं कि हानि न हो, उसके बावजूद अगर सामने वाले ने मारा तो कई बार लोग उस तैयारी के साथ ही वहां पर जाते हैं कि हम हर परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं और हम आंदोलन में जा रहे हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं, इसका कोई वो नहीं है नक्शा, अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग आंदोलनों का अलग अलग। सभी लोगों को मेरे जय सेवा, जयवीर साहब। तो सर जी, मैं महेंद्र हरदुले गोंदिया से, ये जो गढ़चिरौली जिला है, ये इसको भी पेशा एक्ट लागू हुआ है। कुछ चंद्रपुर जिले के कुछ तहसील है, उसको भी पेशा एक्ट लागू हुआ है। और ये जो गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र है, ये भी इंडिया का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। उसमें भी गोंदिया का जो आमगांव देवरी विधानसभा है, ये जो 3 तालुके हैं, ये भी ट्राइबल रिजर्वेशन इसमें आता है। मगर गोंदिया को अभी तक के पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ। ये क्यों लागू नहीं हुआ, ये मुझे कुछ अभी तक के मैं बहुत किताबें पढ़ा, जो भी किताबें मेरे रेफरेंस में जो मिले उसमें मुझे कुछ पता नहीं चला। इसलिए मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि गोंदिया जिले को पेशा एक्ट क्यों नहीं लागू हुआ, और लागू नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये इसके लिए मैं यहाँ पे धन्यवाद सर। और कोई सवाल ले लेते हैं, और कोई सवाल है साथियों के? कुणाचे काही प्रश्न असतील तर सचिन सर. चलो, किसी का कोई और सवाल हो तो हाथ खड़ा। हेलो सर, यही आ गए। सभी को मेरा सेवा जोहार। मैं बबलूसर में जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र से मैं खुद एक एम्प्लॉय हूं। तो हाल ही में जो कि संयुक्त राष्ट्र संगठन ने हमको इस काबिल बनाया भारत देश को कि भारत देश का जो आदिवासी ये शब्द कोई संविधान की किताब में नहीं है। संविधान की किताब में शेड्यूल ट्राइब करके है, लेकिन आज देश की स्वतंत्रता 70 साल बीत चुके हैं, फिर भी अपना जो संविधान में जो आदिवासी है शब्द नहीं आया। तो इस बात का मुझे बड़ा दुख होता है कि संविधान के धारा 330 के तहत जो कि अपने जो लोकसभा के जो एमपी है 42 है, और 333 के धारा के अनुसार 33 के धारा के अनुसार जो कि असेंबली में पूरे भारत में 450 से 500 जो एमएलए जी बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो मैं हाल ही में जो जागतिक आदिवासी दिन जो संपूर्ण महाराष्ट्र में या पूरे भारत देश में मनाया गया, तो उस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि हम पिछले 5 साल से प्रोग्राम को दोहरा रहे हैं। जो अहिरी एक नगरी है, जो कि अहिरी स्टेट एक राजनगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ के हाल ही में अभी गोटा जी ने नाम लिया था कि जो कि मंत्री है वहां के राजा अमृतसर महाराज, इनके स्थित गांव से हम हैं। तो जागतिक आदिवासी दिन के दिन हम जो स्कूल के जो शिक्षक ये नाते से उस दिन क्या हो गया, एक टेस्ट रखा गया। टेस्ट जो चाशनी होती है विद्यार्थियों की, चाशनी रखा गया। तो हमने कहा कि भाई देखो, हमारा ये जिला संपूर्ण जिला आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में आता है, तो हमें इस तारीख को बता दीजिए। हमको 10 तारीख लीजिए। फिर भी जो ये अधिकारी वर्ग हो या राजकीय वर्ग है, हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो जो परीक्षा 28 तारीख को थी, 28-29 तारीख जुलाई के 28-29 को परीक्षा थी, लेकिन नक्सली बंद के कारण 15 दिन एक्टेशन दिए उनको।
मैंने कहा कि नक्सल और शिक्षा, इसमें क्या फर्क है? बोला नक्सलों से और शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, उनका कोई रुकाव नहीं नक्सलों से, तो क्यों नहीं देगा? तो इसके बारे में हमारे एमपी आए थे परसों एक सभा लेने के लिए, सभा के दौरान मैं उनको डायरेक्ट बोल दिया, सर जी बोला ये जो विधानसभा में अपने 22 आमदार है और अपने गढ़चिरौली जिले में 3 आमदार है, जहाँ पे एक मंत्री है और एक खासदार है, बोला आप है, बोला तो हमको शोकांति का है, बोला आप पे, आप आदिवासी रह के आदिवासी के बातों को नहीं जानते, बोला तुमको रहने का क्या अधिकार है, बोला वहां पे। इन शब्दों से बहुत नाराज हो चुके हैं। मैं बोला मैं तो एम्प्लॉय हूँ, क्या करना करो। तो इस प्रकार की समस्या है। मैंने बहुत सारे यहाँ के जो मेरे से बड़े तज्ञ व्यक्ति जो है यहाँ पे बहुत उनका मैं सुना है, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा सुना है, लेकिन समस्या बहुत है, तो हल कैसे हो जाए? अभी अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि इतने समस्या है तो उन पे कैसा है अपन उस समस्या को किस तरह सॉल्व करें? तो बहुत सारे समस्या है अपने देश। थोडा संक्षिप्त मध्ये ठेवा, म्हणजे प्रश्नही समजून नाही राहिला तर व्यापक। अच्छा ठीक है, ते संक्षिप्त में आम्हालाही बरं होईल। मेरा ये प्रश्न है कि जो आने वाली जो समस्या है अपने, जो बहुत सारे समस्या अभी सुरक्षागढ़ के बारे में वगैरह, तो हमें हमारा जो आंदोलन है तो किस प्रकार बरकरार रखेंगे और उसमें कैसी वृद्धि हो, इसका हमको थोड़ा सविस्तर बताएंगे, इसे आपसे मैं अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी के 3 सवाल ज्यादातर एक तो महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में थे, तो मैं उनको संक्षिप्त में जवाब या चर्चा में लाना चाहूंगा। पहली बात जो पेशा को लेकर के थी, पेशा 1996 में जब आया, उसके पहले ही अनुसूचित क्षेत्र जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र है वो संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार निर्गमित किए गए थे, लेकिन महाराष्ट्र में 1984 में महाराष्ट्र शेड्यूल्ड एरियाज रूल्स करके आया, यानी महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्र नियम करके 1984 यानी 1984 लागू झाला। तो उसमें उस समय क्योंकि हमें नहीं पूछा गया था, जो उस क्षेत्र के स्थानिक रहवासी चाहे ग्राम सभा है उनको पूछा ही नहीं गया था कि आपका क्षेत्र किस तरीके से क्राइटेरिया में आता है कि नहीं आता है। बहुत बार हम जब कानून की बात करते हैं तो कोई तो भी दिल्ली मुंबई में बैठा हुआ निर्णय ले लेता है कि चलो मैप पकड़ो, ये क्षेत्र ऐसे जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र में भी पेशा क्षेत्र की बात करते तो उस समय की जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी थे, जिनको चाहे रेवेन्यू विभाग हो या फॉरेस्ट विभाग हो, उनको पूछ के सिर्फ मैप पे राउंड लगा के यहाँ ज्यादा आदिवासी रहते हैं सर्कल कर लो, यहाँ पे ज्यादा जंगल है सर्कल कर लो, इस तरीके से आदिवासी क्षेत्र को उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र में ही ऐसे रूपांतरित कर लिया। उसमें गढ़चिरौली का तो बहुत बड़ा तबका आया है, लेकिन गोंदिया जहाँ पर बहुत ज्यादा क्षेत्र ये वन व्याप्त क्षेत्र है, वहां बहुत ज्यादा आदिवासी और अन्य पारंपरिक निवासी रहते हैं, उस क्षेत्र को नहीं लिया गया। नागपुर के बाजू में रामटेक एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जहाँ बहुत ज्यादा संख्या में आदिवासी समुदाय रहता है, वहां पे वन व्याप्त क्षेत्र है जो परंपरागत रीता उनका होना चाहिए, जो पेशा में लिखा है उस क्षेत्र के तरतुदों के अनुसार है, लेकिन वहां पर अभी भी अनुसूचित क्षेत्र ना होने के कारण पेशा वहां पर नहीं है। वैसे ही चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के भी बहुत ज्यादा आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिनको अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में नहीं लिया गया, उसी कारणवश 1996 में वहां पर पेशा लागू नहीं हो पाया। ये पहला। दूसरा, बहुत सारे सवालों को एक साथ हमारे साथी ने रखा था। पहले उन्होंने 9 अगस्त के बारे में रखा था कि भारत में मूल निवासी या इंडिजिनस ये मान्यताएं दी है, ऐसा उन्होंने शब्द प्रयोग किया। मैं हमारे शिक्षक साथी को थोड़ा एक बात बताना चाहूंगा कि जब 1993 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस की घोषणा जब की गई यूनो में, वो भी कुछ यूनो ने ऐसे ही नहीं की, दुनिया भर के आदिवासी राष्ट्रों ने जब इसका विरोध किया, जब वो वास्को द गामा का और या कोलंबस की अमेरिका के ऊपर जीत को जब उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे, उसकी खुशियां मनाने चाहते थे, तब दुनिया भर के आदिवासियों ने कहा कि जो साम्राज्यवादी जिसने आदिवासियों करोड़ों आदिवासियों की हत्या की है, उस व्यक्ति के 500 साल अमेरिका के धरती पर पूरे होने की आप खुशी कैसे मना सकते? ये तो पूरे दुनिया के आदिवासियों के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिवस रहा है जब कोलंबस अमेरिका में गया, और उसके बाद के सभी आदिवासी संघर्षों के सम्मान में यूनो को मजबूरन 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस घोषित करना पड़ा। लेकिन उस समय हमारे भारत सरकार ने उस समय की भारत में कोई भी मूल निवासी नहीं है, इस तरीके का
पूरा रिपोर्ट उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को भेजा था। अभी भी हमारे भारत की कोई भी सरकार हो, वो कोई भी पार्टी की हो, वो वहां के आदिवासियों को अभी भी मूल निवासी मानने को तैयार नहीं है। और अभी तो ये संघ प्रणीत जो सरकार है, ये बोलते हैं कि हम सभी ही मूल निवासी है। तो ये मूल निवासी वाला संघर्ष और आगे आते जाएगा। लेकिन आपने जिस पालक मंत्री की बात की, आपने बहुत अच्छे से राजे अमरीश राव बोला, शायद आपको गढ़चिरौली का इतिहास टटोल कर देखना चाहिए। वो कभी भी आदिवासियों के राजा नहीं रहे हैं। आपने जिस अहेरी स्टेट की बात की है, अंग्रेजों की दलाली में मिली हुई जागीरदारी को अगर हम वहां के स्थानिक आदिवासी अगर उनको राजा या अपना नेतृत्व मानते, तो कहीं ना कहीं हमें भी हमारे, जब हम बोल रहे कि हम मूल निवासी है, तो हमें भी हमारे खुद के इतिहास को परखना चाहिए। हमारे शहीद बाबूराव शेलमाके, जिनके नाम से आज ये सभागृह है, जो अंग्रेजों के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, वहां के दलाल जमींदारों के खिलाफ जब संघर्ष को, क्रांतिकारी संघर्ष को जब बढ़ा रहे थे, तब रानी लक्ष्मी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर बाबूराव शेरमाके को पकड़वा दिया। जो चंद्रपुर के, जो अभी जहां पर सेंट्रल जेल बना है इस शोषक राज्य सत्ता ने, जहां पे पहले वहां के गोंड राजाओं का रजवाड़ा था, वहां पर उसे दिन दहाड़े फांसी दी गई। उस हमारे क्रांतिकारी शहीद को पकड़ के देने की, इसमें दलाल लोगों को जो जमींदारी मिली है, वो जमींदार आज खुद को वहां राजा बोल रहे हैं। ये हमारे लिए भी, हमारे क्षेत्र के लोगों को भी, हमारे आदिवासियों को भी हमारे इतिहास को टटोल कर देखना पड़ेगा। तब जाके, आपने बोला ना आखिरी में कि तब कब हम सुरजागढ़ बचा पाएंगे, कब इसका सवाल, जो बहुत सारे सवाल है उसके जवाब में कब पहुंच पाएंगे। हम हमारे इतिहास को समझकर, इतिहास में हमें किन किन लोगों ने शोषण किया, किस तरीके से शोषण किया है, और वो व्यवस्था किस तरीके से शोषण को आज भी बनाए रखी है। आज जब वो हमारे पालक मंत्री बने हैं, वही है जो गढ़चिरौली में मेक इन इंडिया, मेक इन गढ़चिरौली के नाम से 2 दिन पहले प्रोग्राम लिए, वही है जो गढ़चिरौली के 9,500 बहुत ही घना आदिवासी क्षेत्र का जंगल तोड़कर आज वहां पर जिंदल और लॉयड को देना चाहते हैं। तो ये लोग कभी राजे नहीं, ये दलाल है जो आज भी, तब उन्होंने बाबूराव को पकड़ के दिया था, आज वहां के हजारों आदिवासी जनता को बेचने के लिए वो तैयार है। तो उनका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। और कोई सवाल? रिपीट हेलो, अलग अलग स्तर पे होते हैं। हेलो, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, अलग अलग स्तर पे होते हैं। जैसे अगर हम बहुत शुरू के पैमाने से बात करें तो चीन में भी आंदोलन हुआ, बक्सर आंदोलन, उसके बाद माओ त्से का आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आंदोलन बढ़ते गए, जिसके बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी चीन के अंदर आंदोलन होने के बाद। फिर उसके बाद दिल्ली में भी हमने रिसेंटली देखा है, अन्ना आंदोलन हुआ, एक और पार्टी बन गया आम आदमी पार्टी। तो आंदोलन को एक राजनीतिक मोड़ देना, क्या ये उचित है और ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है? दामोदर भाई, हेलो, और सवाल? हाँ, सवाल। और कोई सवाल साथी करना चाहता हो? कोई भी साथी सवाल रखना चाहता हो अपना? दामोदर भाई, मुझे लगता है ये कि समस्या क्या है, उसका हल कहाँ है, और जो आंदोलन, मुझे लगता है साथी ज्यादा चीन की तरफ ही जा रहे थे। भारत में और बहुत सारे आंदोलन है जिनका एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। तो अलग अलग तरीके के आंदोलनों, उनको पूरे परिप्रेक्ष्य में आप आंदोलन को कैसे रखते हैं? साथियों, आप पूरे देश के आंदोलन को देख रहे हैं, साथ साथ में दुनिया के दूसरे देशों में जो आंदोलन है उसको भी देख रहे हैं। तो आपको आंदोलनों को समीक्षा करनी चाहिए कि जो चीन की आंदोलन है, जो रूस की आंदोलन है, जो भारत में अन्ना केजरीवाल की आंदोलन है, और जो बस्तर की आंदोलन है, झारखंड की आंदोलन है, गढ़चिरौली के आंदोलन है, इन आंदोलनों को गंभीरता पूर्वक सबसे पहले तो सोच विचार करनी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की बातें हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में बात, वो कितनी बातें की और लास्ट में उसका हर्ष भी आपने देखा। दूसरी बात ये है कि आंदोलन हम किस लिए और किसके लिए चला रहे हैं, सबसे पहली बात ये तय करना है। और आंदोलन हम चलाने के लिए मजबूर क्यों हैं? आज जो ये झारखंड से लेके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के जो इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के, मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, इतने आदिवासी
दलित और जो इस इलाके में रह रहे सभी लोग इतने आंदोलित क्यों हैं? क्योंकि उसका जो जीविका का आधार है, जो जीने की अधिकार है, जल जंगल जमीन नदी नाला पहाड़ खेत खलिहान और किसानी मजदूर लोग, उनका जो अभी सरन साहब बोल के गए कि आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारी पहचान मिटने वाली है, हम उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। शहीद बाबूराम की बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें और बहुत सारे शहीदों की बात करें, तब से लेके अभी तक की जो आंदोलन है दो धाराओं पर चली है। एक है जो विनाशकारी मॉडल जिसको रमेश सरन ने बता की गई, जिसमें जनता को विनाश की ओर धकेल रहा है, लाखों लाख लोगों को बेदखल कर रहा है, मजबूर कर रहा है। और दूसरी तरफ हम अपनी पहचान और संस्कृति को, जल जंगल जमीन जिसको जीने की अधिकार, आप बहुत जल्दी में चाइना आंदोलन का समीक्षा करते सुन लेंगे लोगों को, रूस का आंदोलन, देश का 70 साल आजादी का भी समीक्षा करनी चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारे देश का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिन्होंने 70 साल में जो संविधान की मूल चीज है, मौलिक चीजें जो बात कही गई है, खाना कपड़ा मकान आवास, उसकी 80% जनता की गारंटी आज भी नहीं कर पाए, उसकी शिक्षा स्वास्थ्य आज भी ये संविधान नहीं दे पाई। तो ऐसी एक परिस्थिति में कि जन विकास आंदोलन और दूसरे आंदोलनों को आपको तुलना करने के लिए, और जो जन आंदोलन है जो समाज में यथास्थिति कोई कुछ नहीं है, परिवर्तनशील है। क्रांति जो है, परिवर्तन है, वो नकल नहीं है, वो सृजन है। हम बस्तर की जनता की मुक्ति कैसे लाएंगे, वो बस्तर की धरती में बैठ के तय करना होगा। हमें चंडीगढ़ की जनता की मुक्ति कैसे साम्राज्यवादियों से होगा, झारखंड की जनता की कैसी मुक्ति मिलेगी, वो वहां बैठ के तय करके, और नापे तुले कोई आंदोलन नहीं होता है। गांधी जी ने भी बोला था, हिंसा और कायरता में मुझे चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा, अगर आइडेंटिटी क्राइसिस होगा तो। अगर हमारे जो जीने का जो हमारा संसाधन है, हमारा जो पहचान है, हम यहाँ के हैं, हमारे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, और अगर उसको छीनने आएंगे तो वो आंदोलन तय सीमे पर नहीं होगा। उस आंदोलन को हम कितना धारदार बनाएंगे, कितना बड़ा रूप ले सकता है, उस पर कितना दमन कर सकता है। क्योंकि एक तरफ हमारा जो पार्लियामेंट में बैठे जितना संसद है, एमपी एमएलए है, वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ एमओयू कर रहे हैं। किस लिए? वो कंपनियों के मुनाफे के लिए उनको सारे संसाधन मुहैया करा रहे। दूसरी तरफ हम खान खनीज के मालिक हैं, जिसकी जमीन उसकी खनीज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दी है, और उस पर हम बैठे हैं, उसके मालिक हम दिन प्रतिदिन गरीबी की ओर चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आंदोलनों की समीक्षा, आंदोलनों की समझबूझ, और हमारे ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो जुल्म बढ़ रहे हैं, हमें जो बेदखली किया जा रहा है, उस बेदखली के खिलाफ आंदोलन उभरेगी, और उसका रूपरेखा उस रूप में आएगा कि हमको दबाने का तरीका किस रूप में हमें सरकार दबा रही है। इरम शर्मिला ने 16 साल तक भूख हड़ताल की है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला है। तो हमें अगर डेमोक्रेटिक जो रास्ते हैं, शांति के रास्ते हैं, जो तरीके हैं, अगर वो सारा बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अरुंधति भी लिखती है कि भाई दिल्ली में आप भूख हड़ताल करोगे, कोई जाने माने चेहरा अगर अन्ना केजरीवाल करे तो सुनने वाला है, रामदेव बाबा बैठा है तो सुनने वाला है, लेकिन बस्तर के एक आदिवासी भूख हड़ताल में बैठेगा तो उसका कौन सुनेगा, कौन देखेगा? यहाँ तो हमारा आवाज आज यहाँ जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, रांची में करते, दिल्ली में करते हैं, हमारी आवाज को इन कॉर्पोरेट मीडिया में कितनी जगह दी जाती है। तो ऐसे समय में हमें काफी गंभीरता से विचार विमर्श करके आगे बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद सर। और किसी साथियों को कुछ साझा करना है या सवाल पूछने हैं? किसी को सवाल है? नहीं तो इस आज के सेमिनार के लिए कुछ प्रस्ताव, विस्थापन विरोधी या हाँ, हेलो। मैं गढ़चिरौली जिले से हूँ। हमारे एडवोकेट लालसू नगोडी साहब ने जो बात रखी कि आदिवासी संस्कृति का संवर्धन हो और मातृभाषा जो है हमारी आदिवासियों की,
उसको यदि बल दिया जाए तो ये जो जन विकास आंदोलन है सही मायने से एकदम ग्रास रूट से उठ सकेगी। तो मेरा सवाल है कि अपना जो ये आंदोलन है ये आदिवासी की संस्कृति का जतन करने के लिए और मातृभाषा का संवर्धन करने के लिए प्रयास कर सके। हमारा जो रांची घोषणा पत्र है जिसके बारे में सुबह दामोदर भाई ने प्रस्तावना में ही रखा था, 2007 में जब रांची का घोषणा पत्र लिखा गया था, अगर आप वहां से रांची घोषणा पत्र लेते हैं उसमें हमने यही लिखा है कि जो सत्ता होती है चाहे वो साम्राज्यवादी हो या अभी की ब्राह्मणवादी सत्ता हो, वो हमेशा एक सांस्कृतिक दबाव रखना चाहती है। तब वो वहां के स्थानिकों की जो संघर्षशील है उनके संस्कृति को खत्म करना चाहती है, उनकी भाषा को खत्म करना चाहती है और खुद के सत्ता को टिकाए रखना चाहती है। तो अगर हमें सत्ता के उस शोषणकारी चरित्र के खिलाफ अगर हमें संघर्ष करना है तो हमें वो सांस्कृतिक संघर्ष भी उसका एक मायना है। तो सांस्कृतिक संघर्ष भी संघर्ष ही सच्ची मुक्ति के तरफ के संघर्ष की एक राह बन सकता है। यह विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन की मुख्य भूमिका है जो हमारे रांची घोषणा पत्र में भी दिखेगी, जिसमें हमने लिखा है कि सभी आदिवासी बहुल इलाके ही नहीं बाकी क्षेत्र में भी जहाँ पर स्थानिक बोली भाषा है वहां पर प्रारंभिक शिक्षा स्थानिक भाषा में दी जाए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर भाषा थोपी ना जाए, सभी को अधिकार और स्वातंत्र हो कि वो अपने हिसाब से आने वाले दौर में और पढ़ाई के दौर में भाषा की शिक्षा को चुन पाए। और सिर्फ भाषा के इसी दौर को नहीं, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो हम शिक्षा समान और सार्वजनिक की भी बात करते हैं, क्योंकि हम अगर बात करेंगे कि आदिवासी क्षेत्र में स्थानिक भाषा में शिक्षा दी जाए, वो दूसरी तरफ ऐसी शिक्षा यहाँ के उच्च वर्गीय और उच्च वर्णीय लोगों को दे रहे और आगे जाके हमें बोल रहे कि गढ़चिरौली का 12वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी और इधर का 12वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी एक साथ आओ लो कॉम्पिटिशन कर लो, तो वो नहीं जमेगा। सबको समान शिक्षा होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए और सबका अधिकार है। वो भी बात विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन अपने एजेंडे में करता है और उसी के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। मैं आपके सामने सचिंदर बस सिर्फ पता नहीं मुझे लग रहा था कि इसको याद करनी चाहिए एक बात इतिहास की भाषा के संबंध में। एक तो विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन का क्या सोच है महेश जी ने बता दिया, लेकिन एक इतिहास जो हम सबको याद करना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ और राज्य जब बन रहे थे भाषा के आधार पर, तो वो ऐसा करना चाहिए था कि भीलखंड एक बनना चाहिए था, क्योंकि मैं जहाँ से मैं आती हूँ वो एक जैसे भाषा है। आपका ये गोंडवाना का एक राज्य बनना चाहिए था, झारखंड का एक राज्य बनना चाहिए था, क्योंकि वही तो था ना। ये यहाँ तो सब गोंड और गोंड जैसे समुदायों का है, वहाँ भील और भील जैसे समुदायों का। छोटा नागपुर में मुंडा और संताल सब एक जैसे हैं, लेकिन ये जानबूझ के नहीं किया गया, क्योंकि अंग्रेज के जमाने में आदिवासियों ने इतने तीखे लड़ाइयां लड़ी थी कि जब स्वतंत्र भारत ने सोचा कि आदिवासियों को इकट्ठे मत रहने दो, इनको तोड़ के रखो, इसलिए भीलों को 4 राज्यों में तोड़ा, गोंडों को 4 राज्यों में तोड़ा और झारखंडियों को तो अभी कहीं जाके कुछ हुआ है ना, और वो भी अभी मतलब एक सरगुजा रायगढ़ पता नहीं कहाँ आना चाहिए इत्यादि। तो ये इतिहास हमको याद करते हुए अपनी संस्कृति और आगे की रणनीति, अपनी संस्कृति बचाने और आगे की रणनीति बनानी चाहिए। धन्यवाद माधुरी जी। मैं आपके सामने आज के इस मेक इन इंडिया का धोखा इस सेमिनार में जो चर्चाएं की गई दिन भर से अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जन आंदोलनों के साथियों ने जो अपनी तरफ से आंदोलन की स्थितियों के बारे में जानकारी साझा की, उसके आधार पर कुछ प्रस्ताव हम आयोजकों की तरफ से और नागपुर के तरह की जो सभी जन आंदोलन यहाँ पे सहभागी हुए थे उनके तरफ से भी आपके सामने रख रहा हूँ। अगर प्रस्ताव पारित है तो आप हाँ में जोरदार आवाज में उस प्रस्ताव का समर्थन कीजिएगा। प्रस्ताव क्रमांक 1, पहले मेक इन इंडिया का धोखा सेमिनार नागपुर 29 अगस्त 2016। प्रस्तावित प्रस्ताव 1, मेक इन इंडिया जैसे शब्दावतार के जरिए सरकार जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन व राजकीय पूंजी को साम्राज्यवादी पूंजीपतियों व भारत के बड़े पूंजीपतियों को सौंप रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी, खनन, प्लांट, बड़े बांध,
इसी नीति के तहत लगाए जा रहे हैं। इसके तहत लाखों एकड़ जमीन किसानों से छीनी जा रही है, बस्तियां उजाड़ी जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत रोजगार पैदा करने का दावा छलावा मात्र है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के स्वचालित मशीनों से ज्यादातर उद्योगों में स्वचालित मशीनों से उत्पादन होगा, जिसमें नाम मात्र के मजदूरों की ही जरूरत होगी। इस मजदूरों को लगभग तमाम कानूनी अधिकारों से वंचित कर उन्हें लगभग बंधुआ मजदूर जैसा बनाकर काम करवाया जा रहा है और किसानों को बदहाली में पहुंचाया जा रहा है। आज का यह सेमिनार इस सभी प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करता है। अगर आप हाँ है तो हाँ में थोड़ा हाथ उठाए साथियों, धन्यवाद। प्रस्ताव क्रमांक 2, वन संरक्षण के नाम पर आदिवासी बहुल इलाकों से ग्रामीणों को जंगल और जमीन से खदेड़ा जा रहा है। एक और गुमला, नावापाड़ा जैसे जगहों पर वन्य अभयारण्य, नेशनल पार्क के नाम पर जंगलों के स्थानिक निवासियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पिछले 7 सालों में 500 से अधिक जैव विविधता वाले घने जंगलों और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में रहने वाली जनता को ग्राम सभा की अनुमति के बगैर तमाम कानूनों को ताक पर रखकर विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिया गया है। इस विस्थापन का हम पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। क्रमांक 3, कॉर्पोरेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, जो काम्पा अभी 2016 में एक ही कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट काम्पा, जिसको अभी 1 महीने पहले ही भारत के दोनों संसदों में पारित किया गया, जैसे कानूनों वृक्षारोपण के नाम पर हजारों एकड़ जमीन से आम जनता को उजाड़ने की योजना के अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ग्राम वन जैसे नियम लागू करके पेशा वन अधिकारों और ग्राम सभाओं के वन अधिकारों के अधिकारों को नकारने की कोशिश की जा रही है। हम इन कानूनों को वापस लेने की मांग करते हैं। धन्यवाद। प्रस्ताव क्रमांक 4, तथाकथित हरित क्रांति के नाम पर भारत की खेती किसानों को साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा नियंत्रित बाजार में धकेला गया, जिससे परादेशीय विदेशी कंपनियां व भारत के बड़े पूंजीपति बीज, दवाई, रासायनिक खाद आदि के जरिए यहाँ के कृषि क्षेत्र से अथाह मुनाफा कमा रही है। इस कारण सूदखोरी में अत्यधिक बढ़ावा मिला है। इस हरित क्रांति ने देश के अन्नदाता, मेहनतकश किसानों को अपना गला खुद घोटने के लिए मजबूर कर दिया है। ये आत्महत्या नहीं, बल्कि इस साम्राज्यवादी ताकतों व सरकार के द्वारा की गई हत्या ही है। हाल ही में पूर्व भारत में दूसरी हरित क्रांति के नाम पर जहरीले जीएम बीज को बढ़ावा दे रही है, जो किसानों के हालातों को बद से बदतर बना देगी। हम इस तथाकथित दूसरी हरित क्रांति का पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। प्रस्ताव क्रमांक 4, भारत सरकार लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राशन जैसी सुविधाओं में हाथ पीछे खींच रही है, परंतु दूसरी ओर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर दिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट घरानों को इस साल लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की छूट दी गई है। यहाँ तक कि कोयला खदानों के आवंटन में कंपनियों को 12,000 करोड़ रुपए की लेवी माफ कर दी गई है। हम जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को कॉर्पोरेट घरानों और बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने का विरोध करते हैं और मेहनतकश जनता को बुनियादी सुविधाएं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राशन निःशुल्क देने की मांग करते हैं। धन्यवाद। प्रस्ताव क्रमांक 6, हम बढ़ते ब्राह्मणवादी हिंदूवाद एवं फर्जी राष्ट्रवाद के अंतर्गत महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और दमन का विरोध करते हैं, जो कि रक्षा और फर्जी राष्ट्रवाद, गौ रक्षा, फर्जी राष्ट्रवाद, लव जिहाद, घर और समाज की इज्जत, घर वापसी, धार्मिक संरक्षण के नाम पर किया जा रहा है। जहां दलित, आदिवासी, महिलाएं एवं अल्पसंख्यक अपने अस्तित्व, जमीन और आजीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर दमन और उत्पीड़न बढ़ रहा है।
हम उन सभी लड़ाइयों का समर्थन करते हैं जो ब्राह्मणवादी और सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस समय ऊना से शुरू हुई दलित हक अधिकार की लड़ाई को हम पुरजोर समर्थन करते हैं और इसे अपनी लड़ाई मानकर इसके विस्तार के लिए भी प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। 7, खनिजों के उत्खनन और जमीन पर कब्जे के लिए सरकार और कारपोरेट घराने की गठजोड़ द्वारा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों के सारे कानूनों को ताक पर रखकर जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है तथा छोटा नागपुर काश्तकारी कानून और संथाल परगना काश्तकारी कानून जैसे कानूनों में बदलाव कर आदिवासी की जमीन लूट को कानूनन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रयास के तहत इन इलाकों में राजकीय सैनिकरण बढ़ाया जा रहा है, लड़ाकू जनता के ऊपर दमन बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आम ग्रामीणों को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा बलों की रणनीति का हिस्सा बन गई है, जिसे तमाम सरकारें आंख मूंद कर समर्थन दे रही है। इस दमन का विरोध कर रहे वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, शोधकर्ताओं पर भी जुल्म ढाया जा रहा है, इलाकों से खदेड़ा जा रहा है, जिलों में डाला जा रहा है। हम इस पूरे राजकीय दमन का और राजकीय हिंसा का पुरजोर विरोध करते हैं। प्रस्ताव क्रमांक 8, कश्मीर में भारत की सेना व स्थानिक पुलिस हमलावर सेना जैसा व्यवहार कर रही है, जिस कारण अब तक 50 से ज्यादा नवयुवकों की मौत हो चुकी है तथा हजारों की संख्या में जनता पैलेट गन से अपंग कर दिया गया है। सरकार जनता की आवाज सुनने के बजाय कश्मीर मामले का राजनीतिक हल निकालने के बजाय 50 से अधिक दिनों से कर्फ्यू लगा रखा है। यह सम्मेलन भारत सरकार से मांग करता है कि कश्मीर के सैन्य कब्जे की रणनीति को छोड़कर जनता की आकांक्षा के प्रति संवेदनशील होकर एक राजनीतिक हल की प्रक्रिया शुरू करे। धन्यवाद। प्रस्ताव क्रमांक 9, विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के साथ जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं, जिसमें वीरेंद्र कुर्रे जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लक्ष्मी सीमेंट के जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लड़ रहे थे, और दासरू मलिक जो नियमगिरी में खनन परियोजनाओं के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई कर रहे थे, सहित को अन्य साथियों को जेल में बंद तथा तमाम अन्य आंदोलनकारियों की तुरंत बेशर्त रिहा किया जाए और आपसा, यूएपीए, छत्तीसगढ़ जल सुरक्षा कानून अधिनियम तथा तमाम दमनकारी कानूनों को निरस्त किया जाए, यह सम्मेलन मांग करता है। प्रस्ताव क्रमांक 10, गढ़चिरौली में सुरजागढ़, बांदे, आगरे मसेली व दमकोंडवाई में लोह खदान को तुरंत बंद किया जाए। टिपागढ़ में अभयारण्य परियोजना को वापस लिया जाए। इन खदान और अभयारण्य परियोजनाओं के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें सीआरपीसी की धारा 110 के तहत थानों में लगातार हाजिरी लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। हम मांग करते हैं कि कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना बंद किया जाए, जेल में बंद कार्यकर्ताओं की बेशर्त रिहा किया जाए, साथ ही सीआरपीसी धारा 110 जैसे गैर लोकतांत्रिक धाराओं को तुरंत निरस्त किया जाए। धन्यवाद। ये सभी 10 प्रस्ताव आज विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन और नागपुर क्षेत्र के तमाम संघर्षकारी विस्थापन विरोधी जन विकास जितने भी आंदोलन हैं उनके सहयोग से जो आयोजित सेमिनार में रखे, जो पारित किए गए, इस पे अगर और इसके अलावा और कोई प्रस्ताव आपके द्वारा अगर रखा जाना चाहता है, जो आप सोचते हैं कि आने वाले संघर्ष को, पहले से चले आ रहे जन संघर्ष को और मजबूती देंगे, वो प्रस्ताव आप रखिए, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। आप विचार कीजिए। आदिवासियों के परंपरागत जीविका के साधन जैसे यहाँ पर महुआ के फूल, तेंदुपत्ता कलेक्शन, इस पर रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही जैसे जो कॉरपोरेट के जो उत्पाद, इनके जो उत्पाद है, जैसे हम लोग देखते थे कि दोने, पत्रावली, ये जो बना के
बेचने लाते थे, वो सब प्लास्टिक के हो जाने से इनके पूरी जीविका खत्म हो गई। कुम्हार के द्वारा कुल्हड़ बनाए जाना, वो जो फूलों के टब है उसमें भी प्लास्टिक आ गया है, तो ये उनको संरक्षण प्रदान करना बहुत जरूरी है। यह भी मैं आग्रह करूंगा कि प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाए। जब उनको वहाँ भेजा गया तो उनके पास सिर्फ जमीन है। अगर वहाँ पे जमीन है तो वहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान को पुनर्वासित करते हैं तो उनके भेजने से पहले वहाँ तो उन लोगों को वहाँ उस जगह भेजने से पहले, पुनर्वासित करने से पहले ये सारी व्यवस्था जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जल, ये सब व्यवस्थाएं वहाँ होनी चाहिए। वाली जगह पे सभी चीजें मिलनी चाहिए। मूलतः विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन और तमाम संघर्षकारी जन आंदोलन का ये कहना है कि किसी भी तरह का विस्थापन नहीं होना चाहिए जो जनता को उनके सांस्कृतिक और अधिकार वाली जमीन से हटाए। आपने जो बात की वो उस जहाँ जिस जगह पे वो है वहां पे उन्हें अपना घर बनाने का और वहां पे रहने का पूरा अधिकार है। आज सरकार उन्हें क्यों विस्थापित कर रही है? क्योंकि वहां पे उनको बिल्डरों के लिए जमीन देनी है। तो हम अगर पुनर्वास की बात करते हैं तो हम मूलतः जो मूलभूत अधिकार है उसके विकास का उसी को ही हम नकार रहे हैं, क्योंकि विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन मानता है अगर आप देखेंगे विस्थापन नहीं, विनाश नहीं, विपन्नता नहीं, मौत नहीं, पुनर्वास नहीं, बदलाव हो, समानता और न्याय आधारित। तो विस्थापन अगर हम पुनर्वास की बात करते हैं इसका मतलब हम लड़ाई को और हमारे अधिकार को पहले ही छोड़ देते हैं, ये हमारा मानना है। हाँ, वो पुराने जहाँ विस्थापन हो चुका है जो काफी पुराना है, उसके लिए समुचित पुनर्वास की लड़ाई हम लड़ेंगे। रांची घोषणा पत्र में इस पर और कि जो पुराने विस्थापन हो चुके जिनके पुनर्वास आधे हुए, जैसे अगर आप अभी भी भाखरा नांगल जाएंगे, हीराकुंड जाएंगे, अभी भी पूरा पुनर्वास नहीं हुआ है, जो 40-50 सालों के पुराने भी प्रकल्प है वहां के पुनर्वास की बात हम कर रहे हैं। लेकिन नया पुनर्वास को हमारा पुरजोर विरोध है, क्योंकि वो विस्थापन के आगे की बात है, तो हम विस्थापन को ही विरोध में संघर्षरत है। और जो घोष सर ने प्रस्ताव रखा था वो मुझे लगता है कि उस पर आप सभी अगर राय दे पाए कि आदिवासी क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में आदिवासियों के जो सांस्कृतिक पारंपरिक ज्ञान है, जो अधिकार है, चाहे वो मोआ संकलन से ले सब करो, आज उस पर कानूनन सरकार ने प्रतिबंध लगा के रखा है, वो प्रतिबंध हटाया जाए, लोगों को उनके जो पारंपरिक और सांस्कृतिक अधिकार है वो संकलित करने के, उसको और बेचने के या उसको उपयोग करने के समूचे अधिकार दिए जाए, ये मांग घोष सर ने। और जिन नई व्यवस्था के वजह से उनके पारंपरिक उपजीविका के ऊपर भी आघात हो रहा है, उनको तुरंत रोका जाए और पारंपरिक उनकी जो उपजीविका की व्यवस्था है उसको भी बरकरार रखने के लिए ये सेमिनार प्रस्ताव पारित करता है। अगर आप इससे सहमत है तो कृपया हाथ उठाएं। धन्यवाद। महाराष्ट्र में है, आप मोआ नहीं रख सकते ना, बहुत लोग को पता है। जो भी व्यवस्था आज राज्य सत्ता टिक रही है उन लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उसी में लड़ाई जा रहे हैं। जब तक वो शब्द नहीं आएगा तो संविधान में बिल्कुल साथी। आदिवासी बिल्कुल, अगर हेलो आदिवासियों का पहला हिंदूकरण तो जब पहली बार भारत में सेंसस किया गया था उसी समय ही बहुत सारे क्षेत्र में आदिवासियों का हिंदूकरण कर लिया गया था। आज भी आरएसएस के वनवासी कल्याण आश्रम हो, एकल विद्यालय हो, वो उसी काम के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करते हैं, जो आदिवासियों में यही भूमिका को ला रहे हैं कि आप विज्ञानवादी नहीं है, आप प्रकृति के आधार पर जीने वाले लोग नहीं है, आप कर्मकांड करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले लोगों में वो बदलाव की बात कर रहे हैं। ये पूरा दो वैचारिक संघर्षों के बीच की बात है। वो हमें एक विज्ञानवादी व्यवस्था को, जो निसर्ग आधार पर बनी व्यवस्था है, उसको खत्म कर एक कर्मकांड वाली मूर्ति पूजा और एक काल्पनिक व्यवस्था की तरफ ले जाने का उनका बड़ा षड्यंत्र है। इसी के तहत बहुत ज्यादा आदिवासी क्षेत्र में उनका हिंदूकरण करने की प्रक्रिया आरएसएस तेजी से शुरू है। अभी तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा वो उसमें डाल रहे हैं। मुझे लगता है
धर्मों की तरफ मोड़ने की जो कोशिश है उसको यह सेमिनार विरोध करती है। और संविधान में जो आदिवासी शब्द का उल्लेख नहीं है वो मांग भी करती है, और हम और सारे मांगों को करते हैं जो आदिवासियों के हक के लिए संविधान में लाया जाए, और उनको अलग, वो अपने जो उनके पारंपरिक धर्म है उससे अलग हटाकर दूसरे धर्म में जो डालने की कोशिश है वो अविलंब बंद किया जाए, ये सेमिनार मांग करते हैं।